भारत भूमि सदा से ही महापुरुषों की जन्मस्थली के रूप में जानी जाती रही है। यहाँ साधारण वेश में भी महापुरुषों ने सेवा कार्य किए और आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ते खोले। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम उनमें से एक थे। एपीजे अब्दुल कलाम को जनता का राष्ट्रपति कहा जाता था। जितनी साधारण जीवन शैली, उतना असाधारण व्यक्तित्व और उतना ही विशाल चरित्र, ऐसे थे कलाम साहब। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर में हुआ था और 27 जुलाई 2015 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का निधन हो गया था। कलाम साहब के किस्से बेहद प्रेरणादायी है और उनकी एक वैज्ञानिक से भारत रत्न और फिर देश के राष्ट्रपति पद की यात्रा किसी कहानी से कम नहीं है। अपनी सरकार के गिरने से पहले बीजेपी के तानों से तंग आकर की वो एक कमजोर प्रधानमंत्री है। इंद्र कुमार गुजराल ने तय किया कि वो भारतवासियों और दुनिया वालों को बताएंगे कि वो भारतीय सुरक्षा को कितनी ज्यादा तरहीज देते हैं। उन्होंने मिसाइल मैन के नाम से मशहूर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला लिया। इससे पहले 1952 में सीवी रमन को छोड़कर किसी वैज्ञानिक को इस पुरस्कार के लायक नहीं समझा गया था। 1 मार्च 1998 को राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न के पुरस्कार वितरण समारोह में कलाम नर्वस थे और अपनी नीली धारी की टाई को बार-बार छूकर देख रहे थे। कलाम को इस तरह के औपचारिक मौकों से चिढ़ थी, जहां उन्हें उस तरह के कपड़े पहनने पड़ते थे जिससे वो अपने आप को कहीं असहज महसूस करते थे, यानी कि सहज नहीं पाते थे। सूट पहनना उन्हें कभी रास आया ही नहीं। यहाँ तक कि वो चमड़े के जूतों की जगह हमेशा स्पोर्ट्स शू पहनना ही पसंद करते थे। भारत रत्न का सम्मान ग्रहण करने के बाद उन्हें सबसे पहले बधाई देने वालों में से एक थे अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी की कलाम से पहली मुलाकात अगस्त 1980 में हुई थी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें और प्रोफेसर सतीश धवन को SLV-3 के सफलतापूर्ण प्रक्षेपण के बाद प्रमुख सांसदों से मिलने के लिए बुलवाया था। कलाम को जब इस आमंत्रण की भनक मिली तो वो घबरा गए और धवन से बोले, सर मेरे पास ना तो सूट है ना ही जूते, मेरे पास ले दे के मेरी चेरपू है। चेरपू चप्पल के लिए तमिल शब्द है। जब सतीश धवन ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, कलाम तुम पहले से ही सफलता का सूट पहने हुए हो, इसलिए हर हालत में वहां पहुंचो। 10 जून 2002 को एपीजे अब्दुल कलाम को अन्ना विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर कलानिधि का संदेश मिला कि प्रधानमंत्री कार्यालय उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए आप तुरंत कुलपति के दफ्तर चले आइए ताकि प्रधानमंत्री से आपकी बात हो सके। जैसे ही उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय से कनेक्ट किया गया, वाजपेयी फोन पर आए और बोले, कलाम साहब देश को राष्ट्रपति के रूप में आपकी जरूरत है। कलाम ने वाजपेयी को धन्यवाद दिया और कहा कि इस पेशकश पर विचार करने के लिए मुझे 1 घंटे का समय चाहिए। वाजपेयी ने कहा, आप समय जरूर ले लीजिए, लेकिन मुझे आपसे हाँ चाहिए, ना नहीं। शाम तक एनडीए के संयोजक जॉर्ज फर्नांडिस, संसदीय कार्य मंत्री प्रमोद महाजन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर कलाम की उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया। जब डॉक्टर कलाम दिल्ली पहुंचे तो हवाई अड्डे पर रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने उनका स्वागत किया। कलाम ने एशियाड विलेज में DRDO गेस्ट हाउस में ठहरना पसंद किया। 18 जून 2002 को कलाम ने अटल बिहारी वाजपेयी और उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। पर्चा भरते समय वाजपेयी ने उनके साथ मजाक किया कि आप भी मेरी तरह कुंवारे हैं, तो कलाम ने ठहाकों के बीच जवाब दिया, प्रधानमंत्री महोदय, मैं ना सिर्फ कुंवारा हूं बल्कि ब्रह्मचारी भी हूं।
इसके अलावा कलाम सूट बनने की कहानी भी मजेदार है। कलाम के राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे बड़ी समस्या ये आई कि वो पहनेंगे क्या। बरसों से नीली कमीज और स्पोर्ट्स शू पहन रहे कलाम राष्ट्रपति के रूप में तो ये सब पहन नहीं सकते थे। राष्ट्रपति भवन का एक दर्जी था जिसने पिछले कई राष्ट्रपतियों के सूट सिले थे। एक दिन आकर उसने डॉक्टर कलाम का भी नाप ले डाला। कलाम के जीवनीकार की किताब एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ के अनुसार कुछ दिनों बाद दर्जी कलाम के लिए 4 नए बंद गले के सूट सिल कर ले आया। कुछ ही मिनटों में हमेशा लापरवाही से कपड़े पहनने वाले कलाम की काया ही बदल गई। लेकिन कलाम इससे खुश नहीं थे। उन्होंने कहा, मैं तो इससे सांस भी नहीं ले सकता हूं, क्या इसके कट में कोई परिवर्तन किया जा सकता है? परेशान दर्जी सोचते रहे कि क्या किया जाए। कलाम ने खुद ही सलाह दी कि आप इसे गर्दन के पास से थोड़ा काट दीजिए। इसके बाद से कलाम के इस कट के सूट को कलाम सूट कहा जाने लगा। नए राष्ट्रपति को टाई पहनने से भी नफरत थी। बंद गले के सूट की तरह टाई से भी उनका दम घुटता था। एक बार अपनी टाई से अपना चश्मा साफ करते हुए देखा तो किसी ने उनसे कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका जवाब था, टाई पूरी तरह से उद्देश्यहीन वस्त्र है, कम से कम मैं इसका कुछ तो इस्तेमाल कर रहा हूं। डॉक्टर कलाम को अपने बड़े भाई एपीजे मुथु मराइक्यार से बहुत प्यार था, लेकिन उन्होंने कभी उन्हें अपने पास राष्ट्रपति भवन में रहने के लिए नहीं बुलाया। उनके भाई का पोता गुलाम मोइनुद्दीन उस समय दिल्ली में काम कर रहा था जब कलाम भारत के राष्ट्रपति थे, लेकिन वो तब भी मुनीरका में किराए के एक कमरे में रहा करता था। मई 2006 में कलाम ने अपने परिवार के करीब 52 लोगों को दिल्ली आमंत्रित किया। ये लोग 8 दिन तक राष्ट्रपति भवन में रुके। कलाम के सचिव रहे पीएम नायर ने एक बार बताया था कि कलाम ने उनके राष्ट्रपति भवन में रुकने का किराया अपनी जेब से दिया, यहां तक कि एक प्याली चाय तक का भी हिसाब रखा गया। वो लोग एक बस में अजमेर शरीफ भी गए जिसका किराया कलाम ने भरा। उनके जाने के बाद कलाम ने अपने अकाउंट से 3,52,000 रुपए का एक चेक काटकर राष्ट्रपति भवन कार्यालय को भेजा। दिसंबर 2005 में उनके बड़े भाई एपीजे मुथु मराइक्यार, उनकी बेटी नाजिमा और उनका पोता गुलाम हज करने मक्का गए। जब सऊदी अरब में भारत के राजदूत को इस बारे में पता चला तो उन्होंने राष्ट्रपति को फोन कर परिवार को हर तरह की मदद देने की पेशकश की। कलाम का जवाब था, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि मेरे 90 साल के भाई को बिना किसी सरकारी व्यवस्था के एक आम तीर्थयात्री की तरह हज करने दें। उनका एक और दिलचस्प किस्सा भी आपसे शेयर करते हैं। उनका एक और दिलचस्प किस्सा भी आपको बताते हैं। एक बार नवंबर 2002 में कलाम ने किसी से पूछा, ये बताइए कि हम इफ्तार भोज का आयोजन क्यों करें? वैसे भी यहाँ आमंत्रित लोग खाते पीते लोग होते हैं, आप इफ्तार पर कितना खर्च करते हैं? राष्ट्रपति भवन के आतिथ्य विभाग को फोन लगाया गया। उन्होंने बताया कि इफ्तार भोज में मोटे तौर पर 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है। कलाम ने कहा, हम ये पैसा अनाथालय को क्यों नहीं दे सकते? आप अनाथालयों को चुनिए और ये सुनिश्चित करिए कि ये पैसा बर्बाद ना जाए। राष्ट्रपति भवन की ओर से इफ्तार के लिए निर्धारित राशि से आटे, दाल, कंबलों और स्वेटरों का इंतजाम किया गया और उसे 28 अनाथालयों में बच्चों में बांटा गया। डॉक्टर कलाम शायद भारत के पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे। उनके समकक्ष अगर किसी को रखा जा सकता है तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लेकिन राधाकृष्णन भी पूरी तरह से गैर राजनीतिक नहीं थे और सोवियत संघ में भारत के राजदूत रह चुके थे। कलाम की राजनीतिक अनुभवहीनता तब उजागर हुई जब उन्होंने 22 मई की आधी रात को बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने का अनुमोदन कर दिया, वो भी उस समय जब वो रूस की यात्रा पर थे। बिहार विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी के बहुमत न मिलने पर राज्यपाल बूटा सिंह ने बिना सभी विकल्पों को तलाशे बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक बैठक के बाद उसे तुरंत राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए फैक्स से मास्को भेज दिया। कलाम ने इस सिफारिश पर रात 1:30 बजे बिना किसी हील हुज्जत के दस्तखत कर दिए। लेकिन 5 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को गैर संवैधानिक करार दे दिया, जिसकी वजह से यूपीए सरकार और खुद कलाम की बहुत किरकिरी हुई।
कलाम ने खुद अपनी किताब अ जर्नी थ्रू द चैलेंजेस में जिक्र किया कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इतने आहत हुए थे कि उन्होंने इस मुद्दे पर इस्तीफा देने का मन बना लिया था। लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन्हें ये कहकर ऐसा ना करने के लिए मनाया कि इससे देश में बवंडर हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर कलाम का मानवीय पक्ष बहुत मजबूत था। एक बार वो जाड़े के दौरान राष्ट्रपति भवन के गार्डन में टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि सुरक्षा गार्ड के केबिन में हीटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है और कड़ाके की ठंड में सुरक्षा गार्ड की कंपी छूट रही है। उन्होंने तुरंत संबंधित अधिकारियों को बुलाया और उनसे गार्ड के केबिन में जाड़े के दौरान हीटर और गर्मी के दौरान पंखा लगवाने की व्यवस्था करवा दी। एक किस्सा इसी आधार पर बेहद रोचक था कि एक बार मुगल गार्डन में टहलने के दौरान उन्होंने देखा कि एक मोर अपना मुंह नहीं खोल पा रहा है। उन्होंने तुरंत राष्ट्रपति भवन के वेटनरी डॉक्टर सुधीर कुमार को बुलाकर मोर की स्वास्थ्य जांच करने के लिए कहा। जांच करने के बाद पता चला कि मोर के मुंह में ट्यूमर है, जिसकी वजह से वो ना तो अपना मुंह खोल पा रहा है और ना ही बंद कर पा रहा है। वो कुछ भी खा नहीं पा रहा था और बहुत तकलीफ में था। कलाम के कहने पर डॉक्टर कुमार ने उस मोर की आपात सर्जरी की और उसका ट्यूमर निकाल दिया। उस मोर को कुछ दिनों तक आईसीयू में रखा गया और पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद मुगल गार्डन में छोड़ दिया गया। डॉक्टर कलाम भारत की शान थे। 1974 में भारत द्वारा पहले मूल परमाणु परीक्षण के बाद से दूसरी बार 1998 में भारत के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक, संगठनात्मक, तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई गई थी। कलाम सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों के समर्थन के साथ 2002 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। वाम दलों के अलावा उन्हें लगभग सभी का समर्थन हासिल था। 5 वर्ष की अवधि की सेवा के बाद वो शिक्षा, लेखन और सार्वजनिक सेवा के अपने नागरिक जीवन में लौट आए। उन्होंने भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए, जिनमें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, वीर सावरकर पुरस्कार, रामानुजन पुरस्कार, विशिष्ट शोधार्थी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार आदि आदि बहुत से पुरस्कार शामिल हैं। 5वीं कक्षा में पढ़ते समय उनके अध्यापक उन्हें पक्षी के उड़ने के तरीके की जानकारी दे रहे थे, लेकिन जब छात्रों को समझ नहीं आया तो अध्यापक ने उनको समुद्र तट ले जाकर वहां उड़ते हुए पक्षियों को दिखाकर अच्छे से समझाने की कोशिश की। इन्हीं पक्षियों को देखकर कलाम ने तय कर लिया था कि उनको भविष्य में विमान विज्ञान में ही जाना है। कलाम के गणित के अध्यापक सुबह ट्यूशन लेते थे, इसलिए वो सुबह 4 बजे गणित की ट्यूशन पढ़ने जाते थे। इतना ही नहीं, अब्दुल कलाम ने अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार वितरित करने का कार्य भी किया था। देश भर में बच्चों से बात करना, उनके भविष्य के लिए प्रेरणा प्रदान करना, आने वाली पीढ़ी के लिए और विज्ञान के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस पर उनका योगदान अतुलनीय रहा। उनकी साधारण शैली का आज भी कोई विकल्प नहीं है। डॉक्टर कलाम के विचार आज भी कितने प्रासंगिक है, ये हम सभी भली भांति से जानते हैं। उनके विचार हमारे लिए मार्गदर्शन है। वो अक्सर कहते थे कि प्रश्न पूछना विद्यार्थियों की सभी प्रमुख विशेषताओं में से एक है, इसलिए छात्रों सवाल पूछो। मेरे लिए नकारात्मक अनुभव जैसी कोई चीज नहीं है। जिंदगी और समय विश्व के 2 सबसे बड़े अध्यापक हैं। जिंदगी हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है, जबकि समय हमें जिंदगी की उपयोगिता बताता है। जब हम दैनिक समस्याओं से घिरे रहते हैं तो हम उन अच्छी चीजों को भूल जाते हैं जो कि हम में है। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। मैं हमेशा इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें कभी नहीं बदल सकता। जो लोग आधे अधूरे मन से कोई काम करते हैं, उन्हें आधी अधूरी खोखली सफलता मिलती है, जो चारों ओर कड़वाहट भर देती है। हमें प्रयत्न करना नहीं छोड़ना चाहिए और समस्याओं से भी कभी हार नहीं माननी चाहिए। 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में रहने योग्य ग्रह इस विषय पर व्याख्यान दे रहे थे, जब उन्हें जोरदार कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा हुआ और वो बेहोश होकर वही मंच पर गिर पड़े। I will give one incident. This is all of you who have assembled here, all of you. Remember this incident. 1979. SLV-3 satellite launch vehicle
I was the project director, mission director. My mission is to put the satellite in the orbit. Thousands of people worked nearly 10 years. I reached the Sriharikota and it's in the launch pad. Countdown was going on. T minus 4 minutes, T minus 5 minutes, T minus 1 minute, T minus 40 seconds. Computer put a hold. Don't launch it. Computer says don't launch it. I am the mission director. I have to take decision. Everything is on. Behind me there are 6 experts. They saw computer database coming in and screen, and they see the pictures in the screen. They said there's a problem. The problem is there's a leakage in the system, in the control system. But immediately they calculate no problem. We have got sufficient fuel and oxidation for control system is controls the rocket to the required altitude. This is the first time I have to do all the success, all the failure is I want to support my technologists and scientists and staff so that next year they succeed. So he took the whole blame himself. And then media asked, you put Bay of Bengal so many crores, you have put it. Like that, lot of criticism. He received the criticism. He assured them in a year we will succeed with our team. It's a very good team. Next year, here only interesting happened. Next year, July 18th, 1980, when he succeeded, Professor Dhawan said, you go and conduct the press conference. Do you follow what this means? It means when the failure occurred, the leader took it up. When the success came, he used to his team. That's the first time. लगभग 6:30 पर गंभीर हालत में इन्हें बेथानी अस्पताल में आईसीयू में ले जाया गया और 2 घंटे के बाद इनकी मृत्यु की पुष्टि भी कर दी गई। जब कलाम को अस्पताल लाया गया तब उनकी नब्ज और ब्लड प्रेशर साथ छोड़ चुके थे। अपने निधन से लगभग 9 घंटे पहले ही उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि वो शिलोंग IIM में लेक्चर देने के लिए जा रहे हैं। एक साधारण छवि का असाधारण व्यक्तित्व हमसे दूर हो गया और पीछे छोड़ गया संस्कार युक्त, चरित्रवान, सफलता की ओर ले जाने वाला पुष्प सुगंधित मार्ग। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना न भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला।
भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।